देखो यार, अगले 1 से 2 घंटे अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो। देखो यार, डायलॉग सुनकर ये मत सोचना कि यहाँ पठान आने वाला है। यहाँ मैं आपका नीलेश भी आऊँ और पूरा का पूरा आप लोग का जो बोर्ड द्वारा जारी ये मॉडल पेपर है इसको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये क्लास 10 का यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी मॉडल पेपर है। इसका पूरा का पूरा जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसको सॉल्व कराने वाला हूँ। और वो भी देखो पूरी की पूरी बोर्ड परीक्षा की ये कॉपी है। ऐसे ही आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और पूरा का पूरा मैंने पहले से ये सॉल्व कर रखा है कि ज़्यादा टाइम ना लगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे। इससे आपका कई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आप लोग का तो ये जो मॉडल पेपर है ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको खाँचा खाँचा वो ये सब दिख रहा है, यहाँ पे ये पहले का मैं सॉल्व करा चुका हूँ। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपके शुरू में 20 ऑब्जेक्टिव है उनको, तो उनका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद उसको आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है इनको मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि पहले ही मैंने सॉल्व करा रखा है, ठीक। इसमें उसके बाद इधर 20 ऑब्जेक्टिव के बाद जितने यहाँ आप लोग के सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ खंड ब के अंतर्गत स्टार्ट होते हैं 50 मार्क के, उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक एक कर, ठीक है। और तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। देखो कई सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डाउट क्या क्या होगा आपका, जैसे मैथ में मतलब बहुत सारे लोग देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं कि 16 फरवरी को आप लोग का सब जानते हो कि हिंदी का पेपर है, तो 16 फरवरी को हिंदी की कॉपी कैसे लिखे। यार कितने लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये किसी ने वीडियो नहीं बनाया कि गणित की कॉपी, मैथ की कॉपी कैसे लिखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट तो गणित में ही होता है। क्योंकि गणित में बीच बीच में बहुत सारे लड़कों को जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बीच में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको क्या करें, इसको छोड़ दे और फिर कैसे करें, मतलब बहुत सारा डाउट होता है। आप सब लोग जानते ही होंगे। बहुत सारे मतलब अच्छे लड़के हैं, उन्होंने ये कमेंट किया था कि भैया मैथ का भी बताता हूँ कि कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। तो चलो सारा डाउट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। ये खंड ब के अंतर्गत जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव प्रश्न आपके आएंगे, जिनका आंसर आपको नॉर्मल ऐसे कॉपी पे मिलेगी, इस पे आपको देना होगा, यानी सॉल्व करना होगा। और शुरू में जो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होंगे वो तो आप जानते ही हो, उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। तो शुरू के ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर का, इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। उसका लिंक मैं फिर बोल देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में, मैथ वाली प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सभी खंड कीजिए इसमें, और क ख ग कर कई ठे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है इसमें, क क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। ओके, हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम ले लेंगे और मतलब उनका हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि क्या जो ये कथन दिया हुआ है कि उनका गुणनफल 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, वो सत्य है कि असत्य है। कैसे, तो देखो इसको हम लोग सिंपल मान लेंगे, कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक मान लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे इसको हेडिंग में डाल देना, खंड ब स्टार्ट हो रहा है तो खंड ब ऊपर डाल देना, और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, प्रश्नोत्तर संख्या चूंकि ये फर्स्ट है तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। और उसका क हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ पे क का हल यहाँ पे लिख देना, क और हल लिख देना। और उसके बाद इसका हल कैसे करेंगे, मान लेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 4 तथा 5 है। देखो यहाँ मैंने 4 तथा 5 माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, 6 7 भी मान सकते हो, 8 9 भी मान सकते हो, लेकिन क्रम से मानना, ऐसा नहीं कि एक 4 मान लेना और एक 6 मान लेना, तो बीच में 5 गैप हो जाएगा, ठीक है। क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाला, मतलब 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो कोई भी क्रम से आने वाले दो धनात्मक पूर्णांक मान सकते हो। यहाँ पे मैंने 4 और 5 मान लिया है, ठीक। तब उनका गुणनफल हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि उनका गुणनफल 2 से विभाज्य है, तो उनका गुणनफल हम लोग इनका ज्ञात कर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तब उनका गुणनफल 4 गुणे 5 = 20 होगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 20 2 से विभाज्य है, अतः दिया हुआ कथन सत्य है। क्लियर, यहाँ पे यही तो हमें पूछ रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है उनका गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है बताना है, कारण देना है। तो चलो हमने देख लिया कि यह कथन सत्य है और इसका कारण
मतलब सत्य होने का कारण क्या है उसको दे लेते हैं थोड़ा। यहाँ कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लो, यहाँ 4 5 लिया है मैंने, 5 और 6 भी आप लोग लोगे, इसका गुणा करोगे तो 5 6 30, देखो 30 2 से विभाज्य होगा। या आप 9 और 10 भी लोगे और दोनों का गुणा करोगे तो 9 10 में 90, देखो ये 90 हमेशा हमेशा ये 2 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण, इसके सत्य होने का कारण यहाँ पे हम लोग देंगे। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग टाइप का लिख दोगे कि सत्य होने का कारण, और यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, कि सत्य होने का कारण यह है कि जब भी हम दो क्रमागत पूर्णांक लेते हैं और उनका गुणनफल करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। यही इम्पोर्टेंट है, एक सम संख्या प्राप्त होती है हमेशा। कभी भी आप दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक लेंगे, जैसे 4 5 या 8 9 या 3 और 4 या 7 और 8, ऐसे मतलब क्रमागत क्रम से आने वाले दो भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे और इनका गुणा करेंगे तो हमेशा यहाँ सम संख्या प्राप्त होगी, और सम संख्या प्राप्त होगी तो वो रियली है कि 2 से विभाज्य होगी। तो यही कारण है, और इसी को आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि सत्य होने का कारण यह है कि सत्य होने का कारण यह है कि जब भी हम दो क्रमागत पूर्णांक लेते हैं और उनका गुणनफल करते हैं तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है, और हम जानते हैं कि कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य होगी। अतः दिए हुए कथन के सत्य की पुष्टि होती है या सत्यता की पुष्टि होती है, ऐसे लिख दोगे, और इसका आपको यहाँ पे 2 मार्क आसानी से मिल जाएगा। इतना सिंपल, इतना करने का आपको क्लियर, क्योंकि ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। चलो अब क के बाद हम लोग ये ख जो प्रश्न है इसको कर लेते हैं। हमें दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमें कॉट थीटा का मान दे दिया है और इसका हमें मान पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे चूंकि ख है तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के अंतर्गत ही ये क हमने किया, ये अब यहाँ पे ख का आप हल लिखोगे, या यहाँ भी आप हेडिंग डाल सकते हो कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और ख और इसका हल, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरह लिखना जैसे मैंने लिखा है। ठीक, अब चलो लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट यहाँ पे लिखा और यहाँ पे क का हल मैंने लिखा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और क्वेश्चन में यहीं पे लिख सकते हो क, और यहाँ पे हल इसका स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या इसका ख करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट और उसका ख ऐसे लिख दोगे और यहाँ से हल लिखकर उत्तर लिखोगे। ऐसे भी कर सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यही आपको हेडिंग ऐसे ही डालना है, आप अपने मन से भी डाल सकते हो जैसे आप जानते हो। ठीक, चलो अगला हम लोग ये प्रश्न हल करते हैं। सेकंड वाला हम लोग का कॉट थीटा का मान दे दिया है और इतने का हमें मान पूछ रहा है। यहाँ पे कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे देखो, एक तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर कर, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने ऐसे ही किया है। देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप इसको ही सॉल्व कर दो, क्योंकि ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आप देख रहे हो ए प्लस बी, ए क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे भी सेम उसी प्रकार का। तो इस फार्मूले पे आप इसको तोड़कर और सॉल्व कर दो, ये एक तरीका है। एक ये भी तरीका है कि कॉट थीटा का हमें मान दिया है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, LAL_KA, ठीक है, ये tan होता है। तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बट्टा कर्ण, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी ये आधार दिया है ये कर्ण दिया है। ठीक, अब हमें साइन कॉस इसमें हर जगह दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आधार दिया है कर्ण दिया है, लंब का हम मान मालूम कर लेंगे, लंब याद कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और साइन थीटा बराबर जो भी होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ साइन थीटा के जगह पे लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो कॉस थीटा की जगह पे आधार बटा कर्ण रखकर और पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो जो मैंने शुरू में आपको बताया, यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। देखो हल हम लोग लिखेंगे, चूंकि हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तब हमें ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ये एक क्वेश्चन में ये अगर इसको ए लेते हैं इसको बी लेते हैं, तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन, देखो यहाँ पे 1 मिनट, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे देख रहे हो
ये a प्लस बी एक कोष्ट में और एक में एक माइनस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसी प्रकार ये भी हो जाएगा इसके बट्टे में। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट मैं इधर आ जाता हूँ, माफ़ करना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है। थोड़ा मैं सॉरी यार, माफ़ करना। चलो यहाँ पे देखो, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल वर्ग था, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई ऐसे था ना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस इसका स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया, और सेम नीचे वाला वो भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा देखोगे तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं तो ये साइन उधर चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। और चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर मतलब ये है, तो इसका पूरे का पूरा हम लोग होल वर्क कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर को हटाकर इस तरह हम लोग कोष्ट लगा देंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा के, आपने ये पढ़ा होगा। और सेम अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा कर दिया जाए, तो ये टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये दो फार्मूले होते हैं, तो यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये कॉट थीटा हो गया, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और चूंकि कॉट थीटा का हमें मान दे रखा है क्या, 7/8, तो यहाँ पे कॉट थीटा का जब पे 7/8 रखेंगे, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और 7×7 = 49 और 8×8 = 64, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है ये सॉल्व करने का छोटे में, और शुरू में आपको एक मैंने तरीका बताया, उस तरीके से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भाई अगला प्रश्न क्या है, हमें यहाँ पे देख सकते हो, अगला प्रश्न है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। मतलब एक शंक्वाकार, शंकु के आकार का बर्तन है जिसका व्यास हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या जो होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला गया। ओके, एक मान लो कोई भी एक, मतलब जैसे ये शंक्वाकार बर्तन है, ठीक, ये एक शंक्वाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा है। ठीक है, पानी भरा है, और इस शंक्वाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक वो 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि सॉरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो ये पूरा व्यास है, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जिसकी ये ऊंचाई शंकु में आप जानते हो ये ऊंचाई होती है बीचों बीच, तो ये दी है 24 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस माप की हम लोग की शंकु, मतलब शंक्वाकार एक तरह से बर्तन है, उसमें पानी भरा है। ठीक, उसी पानी को क्या किया जाता है कि पानी को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, इसमें जो पानी अड़ता है उसको एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। देखो जिसकी हमें यहाँ पे जिसका व्यास हमें दे रखा है, जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। ठीक, बेलनाकार पात्र में यहाँ पे आ जाते हैं, डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो जो मतलब शंक्वाकार बर्तन में जो पानी का आयतन रहेगा उसी को डाला जाता है बेलनाकार बर्तन में। तो जितना शंक्वाकार बर्तन में पानी का जो आयतन रहेगा वही आयतन शंक्वाकार बर्तन में भी तो रहेगा पानी का आयतन, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, और बेलनाकार बर्तन में पानी का हम लोग आयतन निकाल लेंगे, और दोनों को बराबर कर देंगे, और उसमें देखेंगे जो ज्ञात नहीं रहेगा, यानी हमें एच उसमें ज्ञात नहीं है, तो एच हम लोग फार्मूले के अनुसार, मतलब फार्मूले पे रखकर ज्ञात कर लेंगे। तो चलो कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्व मैंने कर रखा है यहाँ पे।
देखो यहाँ पे हल, यहाँ पे ग चूंकि यह प्रश्न है तो ग का यहाँ पे आप हल लिखोगे। और कैसे करोगे सॉल्व कि शंक्वाकार बर्तन का व्यास हमें दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखो एक चीज़ मैं सिखाता हूँ, यहाँ गलती से मैंने 20 सेंटीमीटर लिख दिया था। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप इसको मतलब देखो मैंने केवल एक बार ऐसे कट कर दिया, आपको केवल इसी अगर कहीं गलती हो जाती है तो एक बार ऐसे कट कर देना है, आपको ऐसे पूरा ऐसे गाउज माउज नहीं करना है, केवल एक बार ऐसे कट कर देना है, काम खत्म। और यहाँ पे आप देखो मैंने कट कर कर लिख दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे शंक्वाकार बर्तन की तब व्यास हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, तो व्यास हमें 10 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या निकाल देंगे भाई, त्रिज्या आधी होगी तो शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, वो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी मैंने गलती कर रखा है तो यहाँ पे सिंपल ऐसे 2 बार यहाँ पे हम लोग मतलब काट दिए है, ऐसे काट देना है आपको एक ही बार, मतलब ऐसे काट देना है, ऐसा नहीं कि ऐसे पूरा उस पर ऐसे रंग देना है, नहीं, ठीक। तो हम लोग की त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर और शंक्वाकार बर्तन की हमें ऊंचाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे कि शंक्वाकार बर्तन का हम लोग आयतन एक तरह से ज्ञात कर लेंगे। तो अतः बर्तन का आयतन या अतः शंक्वाकार बर्तन का आयतन ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। और चूंकि शंक्वाकार बर्तन है तो शंक्वाकार बर्तन का यानी एक तरह से शंकु का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला है भाई, ये याद होना चाहिए शंकु के आयतन का, ठीक। क्योंकि बर्तन शंक्वाकार है तो उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर ही होगा, ठीक। अब देखो तो 1/3 और पाई के जगह पे पाई आर स्क्वायर, यानी आर हम लोग का यहाँ 5 हमने निकाला तो 5 × 5 और एच, तो एच हम लोग का 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो यहाँ 24 रख देंगे और यहाँ घन सेंटीमीटर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं और आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है तो यहाँ घन सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये भी घन सेंटीमीटर ही होता है, सिंपल, ठीक। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं, इधर मैं आ जाता हूँ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब यही देखो चूंकि शंक्वाकार जो बर्तन है उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो पूरा का पूरा अगर पानी भरा हुआ है, जैसे ये एक शंक्वाकार मान लो ये बर्तन है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है एकदम, तो इसका मतलब कि शंकु के आयतन के बराबर पूरा का पूरा इसमें पानी भरा हुआ है, क्लियर। अब चलो इधर आ जाते हैं। अब देखो बेलनाकार बर्तन का हम लोग व्यास हम लोग देख लेते हैं कितना हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमने देखा ना कि 20 सेंटीमीटर है जो बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो चूंकि पानी दोनों बर्तनों में समान आयतन घेरेगा, ये तो हम सब लोग जानते हैं भाई, जितना पानी एक बर्तन में है, जैसे एक गिलास में कुछ पानी है उसको हम लोग दूसरी गिलास में हम लोग ने डाल दिया, जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास ये चलो एग्जाम्पल के तौर पे भी मिल गया, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक, और इसमें मैंने डाल दिया पानी को, तो मान लो यहाँ तक इस बर्तन में था, यहाँ तक, तो इस बर्तन में भी अगर सेम ये साइज़ का है तो यहीं तक आएगा। अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब ये त्रिज्या ज़्यादा है, तो हो सकता है इसकी कम ऊंचाई तक आए, जैसे ये पतला है तो ज़्यादा ऊंचाई तक यहाँ पानी भर रहेगा, इसमें डालेंगे, ये इसकी मतलब त्रिज्या ज़्यादा है, यानी ये ऐसे मतलब ज़्यादा ये मोटा टाइप का है तो पानी का तल कम होगा, सिंपल। तो यही यहाँ पे देखो हमें वही बेलनाकार बर्तन का व्यास हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। अब यहाँ पे वही लिखेंगे कि चूंकि पानी दोनों बर्तनों में समान आयतन घेरेगा, देखो ऊंचाई और ऊंचाई में अंतर पड़ सकता है, लेकिन ऊंचाई में अंतर पड़ेगा तो चौड़ाई में पानी बढ़ेगा, यानी आयतन तो दोनों में समान ही घेरेगा। तो वही यहाँ हमने लिखा है कि पानी दोनों बर्तनों में समान आयतन घेरेगा, अतः शंक्वाकार बर्तन में पानी का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किस में, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन के। और चूंकि हमने शंक्वाकार बर्तन में हमने देखा कि पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो इसका मतलब कि उसका मतलब शंक्वाकार बर्तन में जो पानी का आयतन होगा उस शंक्वाकार बर्तन के क्षेत्रफल के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन हमने देखा था, यानी शंक्वाकार बर्तन का आयतन 1/3 पाई × 5 × 5 × 24 ये हमने पहले ही निकाल रखा है, और बराबर अब बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन हम लोग निकाल लेंगे, तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, यानी पाई और कितने मतलब आर स्क्वायर मतलब उसकी त्रिज्या कितनी है, कितना मतलब बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है, गुणे एच उसकी हाइट कितनी है। चलो
अब यहाँ पे इन चीज़ों को रख लेते हैं 1/3 पाई 5×5=24 सेम उसी तरह। और ये पाई है तो पाई और आर, चूँकि हमें बेलनाकार बर्तन का मतलब जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर है, व्यास हमें 20 दिया था, हमने त्रिज्या 10 निकाला तो यहाँ पे 10 हो गया है। ठीक है, आर स्क्वायर है तो 10×10 हो जाएगा। और गुणे यहाँ पे एच का मान नहीं दिया है, हमें यही पूछ रहा है कि उसको बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो पानी कितनी ऊंचाई तक कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एच के जगह पे एच ही रख देंगे। ठीक, इसी को ज्ञात करना है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व कर एच का मान ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल। अब देखो ये पाई है, इधर भी पाई है, बराबर है, यानी एक तरफ से एक तरफ लाओगे तो बट्टा हो जाएगा, यानी बट्टा का मतलब वही कट जाएगा, सिंपल। तो ये पाई पाई कट गया। अब देखो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 5 दूना का 10, ये 5 दूना का 10, ठीक है, और 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 4 इधर आएगा तो आपका बट्टा हो जाएगा। चलो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ये पाई और पाई कट गया पूरा। अब देखो ये एच को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये हम लोग का 1/3, 5×5=24 है तो 1/3 5×5=24 हो गया। और ये 10×10 है, उधर गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो बट्टे में ये 10×10 हो गया, और बट्टे में ये 3 है तो वही 3×10×10 ऐसे हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो ये 3×24 8 हो जाएगा, और ये 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, ये 2 दूना का 4 और 4 दूना का 8, यानी एच का हम लोग का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यार 2 दूना का 4 ही तो होगा ना, मैंने 2 क्यों लिख रखा है यहाँ पे, देख लेता हूँ 1 मिनट। 5 दूना का 10 2, 5 दूना का 10, ओके, ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 4 दूना का 8, यानी 2 हो जाएगा ना। ठीक, सही तो लिख रखा है, क्योंकि 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी एच का मान 2 सेंटीमीटर तक आ गया। यानी जो शंक्वाकार बर्तन था, ठीक है, उसका अगर पानी हम लोग डालते हैं बेलनाकार बर्तन में जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वह 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी जाएगा, सिंपल। तो यही लिख देंगे कि अतः पानी की बेलनाकार बर्तन में ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तक होगी, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो कॉपी जांचने वाला होगा वो जांचेगा, आपको 2 मार्क सिंपल दे देगा। ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, सॉरी माफ़ करना। ओके, चलो यार आगे चलते हैं। देखो यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। देखो बीच में गला बैठ जा रहा है तो कई बार रुक रुक कर मैं पानी भी पी रहा हूँ। चलो ये हम लोग का क ख ग हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में मान लो हमें ये ग के बाद ये घ वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, ये इधर ये हम लोग का 1 मिनट, ये घ वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो आप यहाँ घ को छोड़ सकते हो और सीधे आप लोग ये अंग पे जा सकते हो। तो कहोगे कि क्या मैं यहाँ पे मतलब प्रश्नोत्तर संख्या अंग डालूँ? तो हाँ, आप प्रश्नोत्तर संख्या घ छोड़ दीजिएगा, सीधे प्रश्नोत्तर संख्या मतलब फर्स्ट का अंग का हल डालिएगा। ठीक, मैंने आगे ऐसा किया हुआ है, आगे आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैं ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन लगातार किया हुआ है, तो चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने एक छोड़ रखा है और आपको दिखाऊंगा वो कि कैसे आप लोग उस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर पाओगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट प्रश्न है 1 मिनट उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का ये क्या है, यहाँ पे हमें दिया है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग अंतराल दिया है ये, ठीक है, और उसकी बारंबारता दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले ऐसा एक सारणी टाइप का आप लोग बनाओगे। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल या इसको वर्गांतर भी आप बोल सकते हो, तो वर्गांतर दिया है तो इसकी एक सारणी, और उसके बाद वर्गांतर हमें बारंबारता दी है तो बारंबारता और बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं, तो ये बारंबारता हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक आप सारणी ऐसे मध्यमान का बनाओगे, या इसको माध्यमान भी बोलते हैं, ठीक है, मध्यमान का बनाओगे, और उसके बाद एक बार यहाँ पे एफ एक्स एक ऐसे ज्ञात कर लोगे। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये मतलब अभी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वर्गांतर में जो भी है 10 20 20 30 30 40 40 मतलब जो भी है, तो यहाँ पे लिख लोगे 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70, यहाँ पे जो भी ये दिया हुआ है लिख लोगे। और इसकी जो बारंबारता दिया है 2 7, देखो यहाँ 10 20 की बारंबारता यहाँ पे 2 दिया है, तो 10 20 की 2, 20 30 की 7 दिया है तो 20 30 की 7, 30 40 की यहाँ पे 30 40 की 12 दिया हुआ है तो 12, और यहाँ पे 15 दिया है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया है, तो आप ऐसे लिख लोगे। क्लियर? उसके बाद इसका मध्यमान ज्ञात करोगे, इसका मध्यमान या माध्यमान भी इसको बोल सकते हैं, यानी बीच वाला मान। अब यहाँ पे माध्यमान आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? यहाँ पे ध्यान देना, माध्यमान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वर्गांतर है ना, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, जैसे 20 10 30 हो गया, और इसमें 2 है तो 2 से भाग दे दोगे तो वो 15 आ जाएगा। सिंपल, यही
इसका मध्यमान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 2 5 50 हो जाएगा और इसमें 2 से भाग दे दोगे तो ये 25 आ जाएगा। इसका मध्यमान कैसे ज्ञात कर लोगे इस वर्गांतर का, तो इन दोनों को जोड़ोगे 4 3 7 70 हो जाएगा और 70/2 यानी 35 आ जाएगा। ठीक, इसका इन दोनों को जोड़ोगे और बट्टे में 2 करोगे तो 45 आ जाएगा। इन दोनों को फिर जोड़ोगे, बट्टे में 2 करोगे यानी 2 से भाग दोगे 55 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना 65 आ जाएगा। तो इस तरह से आप मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। अब मध्यमान हो गया। अब यहाँ पे चूंकि आप fx ज्ञात कर लोगे, क्योंकि fx फार्मूले में होता है। समांतर माध्य का सिंपल अगर ऐसे सॉल्व करना होता है तो इसका एक फार्मूला होता है कि समांतर माध्य यानी x बार इक्वल टू समेसन fx। क्या समेसन fx, समेसन हमेशा ये जोड़ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समेसन fx यानी f और x का जो जितना भी गुणा है उसका योग। ठीक है, और बटे में समेसन f यानी जो भी बराबरता है, f क्या है बराबरता है तो सभी बराबरताओं का योग। ठीक है, समेसन f। ठीक, तो यहाँ से देखो सभी बराबरताओं का यहाँ योग आप लोग लिख दोगे समेसन f, तो ये इसका जोड़ोगे सभी को तो 50 आएगा। और यहाँ पे देखो ये fx कैसे ज्ञात किया है, तो f और x का गुणा, जैसे 2 और 15 का यहाँ गुणा करोगे 30 हो जाएगा, 7 और 25 का गुणा करोगे तो 175 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गुणा कर सिंपल ये सब यहाँ पे ये लिखा गया है। ठीक, अब देखो इन सबको आप जोड़ लोगे अब आप। ठीक, तो सबको जोड़ोगे तो वो समेसन fx हो जाएगा। सबको जोड़ोगे इसको तो आप जोड़ लेना, वो 21 37 आएगा। यहाँ पे जोड़कर मैंने पहले से ही कर रखा है सब सॉल्व। ठीक, तो यहाँ पे चलो, यहाँ 1 मिनट, यहाँ सॉरी, ओके चलो, तो यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला होता है समांतर माध्य x बार इक्वल टू समेसन fx। तो समेसन fx का मान 21 37 है, तो यहाँ पे 21 37 इसका जगह पे रख दोगे और बट्टे में समेसन f है तो समेसन f यहाँ पे समेसन f रख दोगे, यानी समेसन f का मान 25 है यानी बराबरताओं का योग, और इसको भाग दे देना आप, तो ये 42.6 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है, सिंपल। ठीक, चलो आई होप आपको ये भी जो ये प्रश्न है ये वाला समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक प्रश्न मतलब निश्चित है ये आएगा। जो ये देखो ये जो मॉडल पेपर का पैटर्न है ना, सेम इसी पैटर्न पे आप लोग का पेपर आएगा। हाँ, हो सकता है यहाँ पे जैसे ये 2 दिया है तो यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ 7 दिया है तो 8 कर, मतलब यहाँ ये नंबरिंग चेंज कर दें, लेकिन ऐसा तो सेम मतलब ऐसा ही आप लोग का समझ जाओ कि पेपर बनने वाला है बोर्ड परीक्षा 2023 का। ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। इसका ये अंग वाला प्रश्न कर लेते हैं। अंग वाले में क्या दिया है कि हम एक बिंदु दिया है, बिंदु -4 6 बिंदुओं -6 10 और 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक रेखाखंड है, यहाँ पे एक रेखाखंड है, क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। मान लो ये ए और बी दिया है, तो मानो क्या ये दिया है ए और बी दिया है, जिनका निर्देशांक दिया है, यहाँ ए का निर्देशांक हमें दिया है -6 और कामा 10, और इसका बी का निर्देशांक दिया है 3 कामा -8। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई बिंदु है, इस पे कोई बिंदु है, एक तरह से समझ जाओ। ठीक है, मान लो यहाँ यहीं पे कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक हमें दे रखा है कि -4 6 है। तो यह जो बिंदु है इसको मतलब ए बी को, जो ये वाला पार्ट है यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये कितना कितना है, मतलब किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मान कितना है यहाँ से यहाँ तक और इसका मान कितना है, यही हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं इसको साइड रख लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी माफ़ करना, वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ तो ये थोड़े कीड़े आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ये अंग हम लोग प्रश्न कर रहे हैं तो अंग का हल यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे कि माना बिंदु -4 6 बिंदुओं, जो ए वाला है, ए वाला क्या है हम लोग का -6 और 10 है ना, यहाँ पे देखो हाँ -6 और 10 है यहाँ पे देखो। ठीक, और यहाँ पे b यानी b का मान जो है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसे हम लोग मान लेंगे। जैसे हम लोग देखो ये एक रेखाखंड है, ये आप लोग को फिगर भी बना सकते हो, फिगर बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, नहीं बनाना भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग का देखो जैसे 2 बिंदु है, यानी एक रेखाखंड है ए बी और इस पर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ एक बिंदु है जिसका निर्देशांक हमें दे रखा है और इन दोनों बिंदुओं को भी निर्देशांक दे रखा है, तो हमें बताना है कि ये दोनों किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि ये दोनों मतलब ये m1 है
और ये M2 मतलब M1 संबंध M2 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो ये है M1 है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये M2 है, सिंपल। ठीक, तब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब लोग जानते हो विभाजन सूत्र, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र पढ़ रखा है, तो हम यहाँ सिंपल विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख देंगे कि तब विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब विभाजन सूत्र यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, और विभाजन सूत्र क्या होता है आप सब लोग जानते हो विभाजन सूत्र के बारे में भाई, कि वो होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा, और ये इसको सॉल्व करने के बाद ये x निर्देशांक देता है, ठीक। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद ये y निर्देशांक का मान देता है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि ये फार्मूला एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको। देखो m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये विभाजन सूत्र का फार्मूला है, ठीक है। तो चलो इसको, इस फार्मूले पे जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है, ये x1 y1 है और ये वाला बिंदु x2 y2 है, ठीक। यहाँ पे चलो आगे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट इसको आगे कर लेता हूँ, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे अब हम लोग m1 x2, देखो m1 और m2 का हमें मान तो दिया नहीं है, क्योंकि यही तो हमें ज्ञात करना है, तो उसको सेम उसी तरह हम लोग रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग का मान क्या दिया है, हमें मान दिया है x1 y1 x2 y2 का, तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो यहाँ m1 x2 है, तो m1 x2 का मान क्या है भाई, x2 का मान यहाँ देखो 3 है, 3 है, तो 3 रख लेंगे, प्लस m2 x1 का मान -6 है, तो यहाँ पे -6 मैंने रख लिया है, ठीक। और बटे में m1 प्लस m2 उसी तरह हम लोग रखने देंगे, और कामा m1 गुणे, ये देखो मतलब m1 y2 है, मतलब m1 गुणे y2 है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो m1 गुणे, और कोष्ठ में हम लोग y2 का मान चूँकि -8 है, तो यहाँ -8 हम लोग लिख लेंगे, और प्लस m2 y1, तो m2 का m2 उसी तरह रहने देंगे, और सॉरी m2 y1, तो m2 का हम उसी तरह रहने देंगे, और गुणे y1 हम लोग का 10 है यहाँ पे, तो y1 की जगह पे 10 और बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं, आगे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3m1 हो जाएगा, और ये -6, ये गुणा होगा ना, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो गुणा माइनस प्लस में गुणा तो माइनस ही होता है, तो -6m2 हो जाएगा, और बटे में ये m1 प्लस m2, ठीक। और इसको गुणा करेंगे तो -8m1 -8m1, और बीच में ये प्लस है तो प्लस, और 10 से इसमें गुणा होगा तो 10m2, ठीक। और बटा में ये m1 प्लस m2, क्लियर। चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया कि ये विभाजन सूत्र है, और यहाँ पे ये जो है ये x निर्देशांक का मान देता है और ये y निर्देशांक का मान देता है। और यहाँ पे देखो, हमें x और y यहाँ पे जो बिंदु का निर्देशांक हमें दे रखा है, यानी इसका मान हमें दे रखा है कितना, -4, और इसका मान हमें दे रखा है यहाँ पे 6। तो इसके बराबर हम लोग इसको रख लेंगे, मतलब इतने के बराबर -4 रख लेंगे और इतने के बराबर 6 रख लेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे अंत में जो चीज़ें प्राप्त हुआ है, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, -4 के बराबर कर देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब 6 के बराबर कर लेंगे। हम एक भी कर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसको केवल कर ले इस -4 के बराबर, और इससे m1 और m2 का मान ज्ञात हो जाए तो सिंपल इसी से ज्ञात कर लेंगे, या हम दोनों से बराबर कर ज्ञात करेंगे। हम लोग ये x निर्देशांक से भी ज्ञात करें या y निर्देशांक से, या दोनों से हम लोग का मान यानी m1 और m2 का बराबर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पे एक ही बिंदु पे ये दोनों x और y यहाँ पे स्थित है। तो चाहे हम x से निकालें तो उसका भी मान, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है और यहाँ से यहाँ तक है, इसके कारण भी आएगा, और इस 6 के कारण यानी y के कारण भी हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक वही लंबाई आएगी, और यहाँ से यहाँ तक सिंपल। तो यहाँ से चलो हम लोग इसके बराबर ये -4 कर लेते हैं, और इसके बराबर हम लोग 6 कर लेते हैं। देखना दोनों का मान बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे चूँकि थोड़ा सा लिख देंगे कि चूँकि विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे विभाजन बिंदु है, ठीक है, इसका निर्देशांक -4 6 दे रखा है, तो इसके बराबर -4, इसके बराबर 6 कर लेंगे। तो इधर चलो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि अतः 3m1 -6m2 बटे में m1 प्लस m2 के बराबर हम लोग 4 कर लेंगे, और कामा और -8m1 प्लस यहाँ पे 10m2 बटे m1 प्लस m2 के बराबर हम लोग 6 कर लेंगे, ठीक।
और आगे देखो, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी को सिंपल सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखो, अब ये क्या होगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये हम बट्टे में है, इधर बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक से इधर गुणा तो वही होगा, और ये m1 m2 से इधर गुणा होगा -4 से, तो ये -4 m1 -4 m2 हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो वही होगा 3m1 - 6 m2 बराबर -4 m1 - 4 m2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो सिंपल, चलो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। सिंपल ये कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3m1 - 6 m2, अब इधर ये आएगा -4m1 - 4m2 है, बराबर के इधर आएगा तो दोनों देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा बराबर में। और इसको जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको यानी जोड़ोगे m1 के साथ m1 को, तो देखो 4 3 7 m1 हो गया, और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो देखो -6 m2 है, और ये +4 m2 है, तो -2 m2 बचेगा, तो -2 m2 और बराबर ये 0 है तो 0। यहाँ से देखो 7 m1 बराबर ये -2 m2 है, तो इसको उधर ले जाएंगे बराबर के, तो +2 m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखो m1 और इधर m2 हो गया, तो इधर m1 संबंधे m2 हमें ज्ञात करना है, यानी m1 बटे m2 ज्ञात करना है। तो m1 इधर है ही, m2 को उधर से लाएंगे तो 2 गुणे m2 है, यहाँ पे 2 m2 लिखने का मतलब यही 2 गुणे m2 है यहाँ पे, तो ये गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर m1 बटे m2 और 7 उधर जाएगा, तो ये इधर गुणा है तो 7 उधर जाकर बट्टे में, यानी m1 बटे m2 का मान हम लोग का 2/7 आ गया, यानी 2 संबंधित 7 आ गया। यानी हम लोगों ने मान ज्ञात कर लिया, जो यहाँ पे हमने माना था कि जो मतलब यहाँ पे m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी यहाँ पे एक 2 आ गए, यहाँ पे 7 आ गया, ये हम लोग का यही आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे देखो इससे भी आप लोग y वाले निर्देशांक से भी देखो इधर हमने ज्ञात किया है, तो उसका भी मान यहाँ पे समान वही आएगा जो इससे आया है, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही जगह पे। इससे भी आप लोग मतलब यहाँ पे ज्ञात कर लेना। देखो मैंने ये पूरा यहाँ पे ज्ञात कर रखा है, तो ये 2/14 आ रहा है, इसको घटाओगे तो ये 2/14 आ रहा है यार, ये नहीं इसके बराबर आना चाहिए, मैंने कहीं गड़बड़ कर रखा है क्या। हाँ देखो ये 4/14 है तो कटेगा तो 2/7 होगा, यहाँ पे 2 मैंने 14 लिख रखा है, ये गड़बड़ कर रखा है, ये 2 ये भी 7 होगा, इसके थ्रू भी आप लोग ज्ञात करोगे तो वही यहाँ पे लिख दोगे कि यथा बिंदु -4 6 रेखाखंड AB को 2 संबंधित 7 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी जो हम लोग का रेखाखंड था ये AB, जहाँ एक बिंदु था कहीं पे जिसका निर्देशांक -4 6 दे रखा था, वो क्या करेगा कि इस रेखाखंड को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 2 मार्क का यह प्रश्न होता है, पहले ये 3 मार्क में पूछा करता था, लेकिन चलो अब 2 मार्क में डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 मार्क में भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है। क्लियर, चलो वो तो जो प्रश्न बनाने वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में आप लोग एग्जाम में डालता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब चलो जो अगला प्रश्न है इसका हमने अंग किया ना, इसके बाद हम लोग का च नंबर आएगा, यहाँ पे देखो अंग के बाद च, इसको हम लोग कर लेते हैं इस प्रश्न को, उसके बाद हम लोग सेकेंड प्रश्न पे चलेंगे। ठीक, और सेकेंड प्रश्न में हमें केवल 5 खंडों को ही करना है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 और इधर एक देख लेता हूँ, इधर 6 दे रखा है, 6 में से हमें 5 करना है, और उसके बाद फिर ये तीसरा चौथा पांचवा 3 और प्रश्न है, और बीच में अथवा है, यानी 6 प्रश्न है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद काम खत्म, द एंड हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये वाला प्रश्न, यहाँ पे हमें क्या दिया है इस प्रश्न में कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, हमें बिंदु दिया है A और उसका निर्देशांक दे रखा है, B दिया है उसका निर्देशांक दे रखा है, यहाँ पे k कर दिया है। ठीक है, और C दे रखा है एक बिंदु, उसका निर्देशांक दे रखा है, संरेखी है। ओके, मतलब ये 3 बिंदु संरेख में है, संरेख मतलब एक सीधी रेखा में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक, और तीनों का निर्देशांक हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ बीच वाले B वाले में निर्देशांक की जगह पे एक पे k कर दिया है, यानी निर्देशांक यहाँ से एक मतलब जो भी हो, यहाँ पे 2 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसको छिपा दिया है, उसके जगह पे k लिख दिया है, और k का ही हमें मान पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा। तो देखो सिंपल सा, आप सब लोग जानते हो भाई साहब कि हमें मतलब अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। आपने ये निर्देशांक ज्यामिति में ये थ्योरी पढ़ रखा है, ये कैसे होता है इस चीज़ पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, सिंपल ये जानो कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं
तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 0 के बराबर करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है रखेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का के का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे देख लो, बिंदु ए दिया है 2 3, बी दिया है 4 और कामा के, और सी दिया है 6 कामा -3। ठीक, चलो अभी इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे इसका च प्रश्न है तो च का हल ऐसे लिख दोगे, क्लियर। और यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप लोग कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक, अब देखो, चूंकि क्षेत्रफल ए बराबर, चूंकि यहाँ पे त्रिभुज लिख दो, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वो होता है फार्मूला आप सब लोग जानते हो कि 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2। ठीक, ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे वही लिख लिया है मैंने कि दिया है x1 y1, यानी यहाँ पे बिंदु ए का हमें निर्देशांक दिया है वो x1 y1 होगा। 2 3 बिंदु बी दिया है x2, मतलब जिसका निर्देशांक x2 y2 होगा। 4 और के दे रखा है और x3 y3 हमें दे रखा है 6 और -3। 3 हमें बिंदु दे रखा था ए बी सी, तो ये उनका निर्देशांक भी दे रखा था। क्लियर, तो ये x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये दोनों हो जाएंगे। ठीक, और x3 y3 ये हो जाएंगे। क्लियर, अब हम लोग सिंपल ये जो फार्मूला है इस पे ये रखेंगे इसका मान, तो हम लोग का 0 के बराबर होगा वो क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी जगह पे 0 रख लेंगे और बराबर ये 1/2 है तो 1/2 और x1, तो x1 का मान 2 है। यहाँ पे देखो ये x1 y1, तो ये x1 2 है, एक y1 3 है, तो x1 का मान यहाँ पे 2 और कोष्ठ में क्या है y2 माइनस y3। तो y2 क्या है, y2 देखो यहाँ पे y2 k है और y3 क्या है भाई, y3 देखो -3 है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखो k, यहाँ पे हम लोग का y2 का मान k और माइनस, बीच में ये माइनस है y3, लेकिन y3 का ऑलरेडी हमें माइनस में दिया है तो माइनस माइनस दोनों गुणा होकर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यानी +3 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार बीच में प्लस और यहाँ पे x2 है, तो x2 का मान हम लोग का 4 है, हमने 4 रख लिया है और कोष्ठ में हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे y3 माइनस y1, तो y3 हम लोग का -3 यहाँ पे हमने रख लिया है और माइनस y1 3 है तो यहाँ पे 3 हमने रख लिया है, प्लस यहाँ पे x3 यहाँ पे 6 है, 6 y1 2 है भाई, सॉरी y1 है ना, तो y1 3 है, y1 3 और y2 क्या है, y2 k है तो माइनस k, यहाँ पे माइनस y2 है तो माइनस y2 k है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 2k प्लस ये 6 हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो, और प्लस तो प्लस 4 से ये गुणा होगा तो 4 3 12 हो जाएगा। और 12 यहाँ पे कैसे किया गया भाई, ये 24 कैसे यहाँ पे आ गया है, 4 3 12 और 12 3 36 होगा ना, ये कैसे 24 आ गया है, गजब। 4 ही तो है ना, 4 3 नहीं, देखो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, पहले तो कोष्ठ को हल करेंगे ना। यहाँ पे ध्यान देना, तो ये 3 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा वही 24 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 36 18 और -6 के हो जाएगा। क्लियर, ऐसे भी करेंगे तो 4 3 12 -12 और 4 3 12 -12 मिलकर -24 भी यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग इन सब को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ देखो ये, और बराबर में इधर हम लोग 0 रखते जाएंगे, बराबर में 0 रखते जाएंगे, इन सब को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4k के बराबर आएगा, तो -4k बराबर 0 हो जाएगा, यानी -4 के बराबर इधर 0, मतलब 0 बराबर -4k या -4k बराबर 0, ये ऐसे भी हो सकता है, पूरा पक्ष बदलेंगे कोई चीज़ नहीं बदलेगा, तो ये -4k बराबर 0 हो गया, तो k बराबर ये 4 -4 इधर बट्टे में जाएगा, भाग देंगे तो वो 0 के बराबर ही होगा, यानी k का मान फाइनली 0 आएगा और यही आंसर हो जाएगा, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे तो। क्लियर है, चलो फाइनली ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अगला हम लोग प्रश्न करते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हम लोग का 6 ठे हमने प्रश्न कर लिया है, 2 2 मार्क वाली, यानी 6 दिनों के 12 मार्क यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब चलो हम लोग आगे करते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इधर 1 मिनट, ओके, ये अंग हो गया, च हो गया, सॉरी ये यहाँ च हो गया, ये च हो गया। ये हम लोग का दूसरा प्रश्न अब स्टार्ट हो गया, ये सेकंड प्रश्न, यहाँ से हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हमें केवल 5 खंडों को करना है,
क्या इसमें 6 हमें प्रश्न दिया है लेकिन केवल 5 को करना है, ठीक है, 1 को हमें छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्लियर? चलो इसको देख लेते हैं यार। हाँ यार, बोलने को अब मन नहीं कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 1 घंटे लगभग होने वाला है लगातार मैं बोल रहा हूँ। मैं चलो यहीं पे वीडियो को रोक देता हूँ, आपका भी मन शायद उब रहा होगा, तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जो सेकंड से स्टार्ट होते हैं। बाकी देखो मैंने पूरा का पूरा ये लिख रखा है, पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं यहीं पे दी एंड करता हूँ। यहाँ पे रचना संबंधित भी देखो, यहाँ पे मैंने प्रश्न कर रखा है, यहाँ पे देखो ये रचना संबंधित यहाँ पे ये प्रश्न है, सारा का सारा सॉल्व कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये जो भी इसमें मैंने ये क्वेश्चन बताए इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। चलो, और आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो में बताऊंगा तो आप सॉल्व करे रहोगे पहले से, तो आपको और समझना आसान रहेगा, ठीक। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।